तो एक हमने श्रृंखला शुरू करी है संभावित प्रश्नों की या संभावित टॉपिक्स की। तो सब्जेक्ट वाइज चलेंगे और देखेंगे किस किस सब्जेक्ट से कहाँ कहाँ सवाल आते हैं। और मेरा जो कंटेंट है बहुत ही थॉरो रहता है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड रहता है पूरा। आप इसको आराम से देखिए, उसके बाद जाकर के खुद प्रीवियस ईयर पेपर में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कितना थॉरो बनाया गया है। ठीक है, तो अगर आपने इसको फॉलो किया तो आपका जिस भी सब्जेक्ट की हम लोग बात करेंगे तो उसमें से लगभग 95% सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, और हम उन टॉपिक से ज़्यादा बात करेंगे, उन विषयों की बात करेंगे जिन विषयों पे ज़्यादा बात नहीं होती, उस लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। और ये एक डिस्क्लेमर है, 10 सब्जेक्ट है आपके टोटल आरओ में, जीएस की बात कर रहे हैं, 10 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, जिसमें से 5 सब्जेक्ट जो हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, मतलब ये आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए खत्म होने करने की। ठीक है, प्राथमिकता क्या होनी चाहिए आपका? पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, ठीक है, हिस्ट्री और करंट अफेयर। ये 5 सब्जेक्ट आपने कवर कर लिया तो आपका लगभग 75 से 80 सवाल यहीं से बन जाएगा। 75 से 80 सवाल यहीं से बन जाएगा। ठीक है, 75 से 80 सवाल बन तो जाएगा, लेकिन कितना सही होता है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक, लेकिन 75 से 80 सवाल इन्हीं 5 सब्जेक्ट से आएगा। इसके बाद कुछ छोटे सब्जेक्ट हो, जैसे इन्वायरमेंट है, इकोनॉमी है। ठीक है, लोग इसको छोड़ देते हैं, यूपी स्पेशल लोग छोड़ देते हैं, ये बड़ी समस्या है। इसको छोड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि इतना टफ कंपटीशन है इस बार। लगभग 10 से 11 लाख लोग बैठे हैं, 7-8 लाख लोग जो है एग्जाम में अपीयर होंगे 100% होंगे। ठीक है, तो आप सोच लीजिए कि आपने एक भी सब्जेक्ट छोड़ दिया तो अगला जो है जो अगला कंपटीटर है वो आपसे आगे निकल जाएगा। ठीक है, तो आपको छोड़ना नहीं है। तो इकोनॉमी की बात करते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 5 ईयर प्लान, सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है 5 ईयर प्लान। ठीक, और इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है आपको? मॉडल्स पढ़ लें, मतलब जो पहला 5 ईयर प्लान किस मॉडल पर बेस्ड था, हैरोल्ड डोमल, दूसरा महालनोबिस, इस तरह से आपको पढ़ना है। ठीक है, शुरू के 5 तो आपको याद रखना है, शुरू के 5 आपको याद रखना है। और इसके लिए आप जो है लूसेंट देख सकते हैं, बहुत अच्छे से दिया है। वैसे 5 ईयर प्लान मैंने कवर किया, बहुत अच्छे से कवर किया है, अपने चैनल पे कवर किया, बहुत ही डिटेल में कवर किया है। ठीक, उसके बाद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल भी आपको आना चाहिए, 2021 में सवाल यहाँ से आया था। ठीक है, तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल भी आपको पता होना चाहिए क्या है। ठीक, उसके बाद केंद्रित विषय, जितने भी 5 ईयर प्लान हुए हैं, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सबका केंद्रित विषय क्या था? किसी में ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास केंद्रित विषय था, किसी में एग्रीकल्चर था, किसी में इंडस्ट्री था, इस तरह से। तो केंद्रित विषय या जो मेन सब्जेक्ट था जिस भी 5 ईयर प्लान में, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर स्कीम, जिस 5 ईयर प्लान में जो भी स्कीम लॉन्च हुई है वो आपको पता होना चाहिए, बहुत ही जरूरी है, सवाल आता ही आता है। भले स्कीम पुरानी हो गई हो, लेकिन आरओ अभी भी सवाल पूछता है, वहां से पीसीएस अभी भी सवाल पूछता है। फिर नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन, इसके बारे में कंपैरिजन पूछ सकते हैं सवाल। इस बार सवाल आ सकता है कि नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन में बेसिक डिफरेंस क्या है, इस तरह से स्टेटमेंट वाइज सवाल आ सकता है। इस बार बहुत ही एक्सपेक्टेड है, आया नहीं अभी तक। ठीक है, आ सकता है। तो नीति आयोग के बारे में आपको डिटेल पता होना चाहिए, कब इसका फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो बोल रहे थे नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन में मेन डिफरेंस क्या है, इनके काम करने के तरीके क्या है। ठीक है, बेसिक पॉलिसी डिफरेंस क्या है। तो नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन के ऊपर इस साल सवाल बहुत ही एक्सपेक्टेड है। आगे चलते हैं। कालक्रम के अनुसार सरकारी योजनाएं, जितनी भी सरकारी योजनाएं आई हैं 2014 के बाद और 2014 से पहले, सब आपको सीक्वेंस में पता होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है लूसेंट। लूसेंट में बहुत अच्छे से दे रखा है, लूसेंट में बहुत अच्छे से दे रखा है। ठीक है, एक लिस्ट पूरी दे रखी है, वहां पे दे रखा है। और मैंने 5 ईयर प्लान जो पढ़ाया है उसमें जितने भी अधिनियम पास हुए, जिस 5 ईयर प्लान में वही बताया है, कौन कौन सी स्कीम किस 5 ईयर प्लान में पास हुई वही बताया है। तो लगभग सारा कवर किया है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप लूसेंट एक बार देख लेना, जिसको नहीं देखना लेक्चर कोई दिक्कत नहीं है, आप लूसेंट देख लेना। लूसेंट में अच्छे से दे रखा है, जैसे मनरेगा हो गया, स्वर्ण जयंती अभियान हो गया, ठीक है, पीएम आवास योजना हो गया, मुद्रा योजना हो गई, जितनी भी योजनाएं हैं तो अब वो आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए, डेट वाइज भी पता होना चाहिए, कभी कभी डेट भी पूछ लेता है। ठीक, आगे चलते हैं। कालक्रम के अनुसार संस्थाओं की स्थापना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत सवाल आता है यहाँ से कि दे देगा 4
IRDA दे देगा, सेबी दे देगा, नाबार्ड दे देगा, RBI दे देगा, पूछेगा बताओ इसको कागजों के अनुसार लगाओ। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन भी मैंने फाइनल प्लान में कवर किया है। ठीक है, मतलब सीक्वेंस में बताया है, लेकिन अगर जिसको नहीं देखना है वो जरूर देख ले, ढूंढ करके इसको कर ले। ये लूसेंट में नहीं दे रखा है, तो आपको खुद से ढूंढना पड़ेगा, गूगल करना पड़ेगा ये सारी चीजें। ठीक है, फिर कागजों के अनुसार अधिनियमों की स्थापना, अधिनियम जितने बने, MSME एक्ट, सेबी एक्ट, नाबार्ड एक्ट, उसके बाद जो है वाटर एक्ट हो गया, एयर एक्ट हो गया, उसके बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, जितने भी एक्ट है चाहे वो इन्वायरमेंट से संबंधित हो या इकोनॉमी संबंधित हो या पॉलिटिक्स से संबंधित हो, वो सारे एक्ट आपको पता होना चाहिए, सारे एक्ट पता होने चाहिए आपको। ये भी आपको कहीं एक जगह नहीं मिलेगा कंपाइल। ठीक है, आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, आपको एक्ट पता ही होना चाहिए हर हालत में, क्योंकि यहाँ सवाल आता ही आता है, हर हालत में आता है सवाल। पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट हो गया, तो ये आपको पढ़ना अच्छे से। ठीक, उसके बाद पॉवर्टी और बेरोजगारी, गरीबी और बेरोजगारी, इससे संबंधित सवाल बहुत आता है। पहली चीज क्या कि प्रकार कितने हैं पॉवर्टी के, गरीबी कितने प्रकार हैं, पिछले पीसीएस में ही आया था। ठीक है, उसके बाद बेरोजगारी कितने प्रकार हैं, जैसे जिसको बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, ये सवाल बहुत आता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है, तो वहां सवाल आ सकता है। गरीबी का आकलन कौन करता है, कैसे होता है, अब कौन कौन सी संस्थाएं बनाई गई थी, जैसे तेंदुलकर कमेटी। ठीक है, और उन्होंने क्या क्या गरीबी जो रेखा थी उसके लिए कितना तय किया था, कितना रुपए तय किया था ग्रामीण में और शहर में। ठीक है, तो रूरल अर्बन पॉवर्टी के बारे में भी सवाल आता है। संस्था जो गरीबी का आकलन करती है वो भी सवाल आता है, कमेटी भी हमने बताया। फिर पॉवर्टी लाइन होती क्या है, ये भी सवाल आ चुका है, पॉवर्टी लाइन क्या होती है, गरीबी रेखा क्या होती है, बिलो पॉवर्टी लाइन, अबव पॉवर्टी लाइन क्या होती है, BPL APL ये भी क्या होती है, ये भी सवाल आ चुका है। फिर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इस पर भी सवाल आता है, बहुत आता है, ये भी आपको पढ़ना है। नीति आयोग भी इस तरह की एक इंडेक्स निकालती है। फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी आपकी पॉवर्टी से ही संबंधित है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। फिर कर व्यवस्था, टैक्सेशन सिस्टम इंडिया में कैसा है, किसके ऊपर आधारित है, किसने शुरू किया था, इस तरह के सवाल बेसिक आते हैं। और सबसे जरूरी क्या आता है कि कितने तरह के है, एक डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, इसमें डिफरेंस क्या होता है, बेसिक यहाँ सवाल आता है। फिर एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, कैपिटल गेन टैक्स, टैरिफ, ये सारे सवाल भी आते हैं। लेकिन अब नया एक जुड़ गया GST, वहां से भी सवाल बहुत आता है। वो टॉपिक अभी लिखा नहीं, वो टॉपिक बाद में लिखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो कर व्यवस्था भी आपको बेसिक पढ़ना है। ठीक है, फिर और ये भी बताएं कि बहुत बेसिक आपको पढ़ना है। अगर आप लूसेंट घटनाचक्र उठा के बैठ जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर आप टॉपिक सेलेक्ट करके पढ़ेंगे कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिससे मेरा 90 to 95% सिलेबस कवर हो जाए, अगर ऐसे करेंगे तो आपको सिलेबस जल्दी कवर होगा, आपका सिलेबस जल्दी कवर होगा। ठीक है, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमने 10 के 10 जितने भी टॉपिक थे, सब्जेक्ट थे, सारा हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अच्छा एक चीज ये बता दें कि ये लगभग 15-16 टॉपिक होगा इसके अंदर। अगर इसके बाहर सवाल आएगा तो 100 में सिर्फ एक ही बंदा कर पाएगा, तो बहुत ही रेयर लोग कर पाएंगे, क्योंकि सबका पढ़ने का तरीका एक ही तरीका है। स्मार्ट स्टडी का एक ही तरीका है, सही, इसी को बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। फिर इकोनॉमी, बेसिक इकोनॉमी पढ़ना होता है, जैसे टाइप क्या है, ठीक है, कितनी तरह की इकोनॉमी होती है, जैसे मिक्स इकोनॉमी होती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसको बोलते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, फिर सोशलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, बेसिक वेलफेयर इकोनॉमी भी होती है, इंडिया के अंदर वेलफेयर इकोनॉमी है, वो भी क्या होती है, वो भी आपको पता होना चाहिए। फिर कितने सेक्टर है, 3 सेक्टर है बेसिकली, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, लेकिन क्यूनरी सेक्टर भी होता है। ठीक है, एनसीईआरटी में दे रखा है क्यूनरी सेक्टर। फिर नीति आयोग का इकोनॉमी के अंदर रोल क्या है, ये भी सवाल इस तरह से बनाया जाता है। ठीक, फिर इन्फ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्फ्लेशन क्या होता है और इन्फ्लेशन से किस पे असर पड़ता है, ठीक है, ये सारी चीजें। फिर डिफ्लेशन क्या होता है, ठीक है, उसके बाद RBI का रोल क्या होता है इन्फ्लेशन में, उसके बाद गवर्नमेंट का रोल क्या होता है इन्फ्लेशन में। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है, RBI मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, उसी के आधार पे इन्फ्लेशन को रोकती है। ठीक है, ये सारी चीजें बेसिक पढ़ना जरूरी है।
फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन, ये भी इम्पोर्टेंट है। वित्तीय समावेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इससे संबंधित जो कमेटी बनाई गई है वो भी इम्पोर्टेंट है, ये चीज़। हाँ, तो अगला टॉपिक है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, वित्तीय संस्थाएं। तो वित्तीय संस्थाएं हम दो स्तर पे देखेंगे, एक राष्ट्रीय स्तर पे देखेंगे, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखेंगे, ठीक है। तो राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो संस्था है वो है आरबीआई। आरबीआई के बारे में सब कुछ पढ़ना जरूरी है, बेसिक इंफॉर्मेशन इसके बारे में, कब स्थापना हुई, कहाँ है इसका हेडक्वार्टर, और बेसिक फंक्शन उसके बाद उसकी मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति से क्या होता है, हम इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति पे कंट्रोल लाते हैं, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी से हम क्या करते हैं, मुद्रास्फीति में कंट्रोल लाते हैं, मतलब सर्कुलेशन ऑफ मनी जो मार्केट के अंदर है उसमें कंट्रोल लाना, उसको कम करना या उसको ज्यादा करना। ये किसके थ्रू करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू करते हैं। दो पॉलिसी होती है, एक फिजिकल पॉलिसी भी होती है, राजकोषीय नीति जो सरकार की नीति होती है, जो बजट के थ्रू मार्केट के अंदर पैसा डालते हैं या निकालते हैं, उसको बोलते हैं राजकोषीय नीति। वो बजट के थ्रू होता है, बजट और इकोनॉमिक सर्वे के थ्रू होता है, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे बेसिकली पॉलिसी होती है, बजट क्या होता है, उसका एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन होता है, ठीक। तो आरबीआई के बारे में सब कुछ जानना, उसके फंक्शन के बारे में जानना, और मॉनेटरी पॉलिसी में क्या क्या होता है, बैंक रेट, कैश रेशियो, एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, फिर रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, इन सब के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन रखना जरूरी है, यहां सवाल अक्सर आते हैं। फिर अगला है नाबार्ड। नाबार्ड के बारे में बहुत जरूरी है बेसिक इंफॉर्मेशन रखना, किस समिति के अनुशंसा में बनाई गई थी, उसका एक्ट क्या था, ठीक है। उसके बाद कब एस्टेब्लिश हुआ, इसका फंक्शन क्या है बेसिक, इसका कार्य क्षेत्र क्या है, ठीक है, इसका और ग्रामीण बैंक के बीच में क्या रिश्ता है, ठीक है। और इसके बाद नाबार्ड किसान क्रेडिट कार्ड भी पब्लिश करता है, तो कब शुरू हुआ था, ठीक है, ये सारी चीजें जानना जरूरी है। उसके बाद सेबी के बारे में जानना जरूरी है, जो स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करता है। फिर ग्रामीण बैंक हो गया, इसके बारे में जानना जरूरी है, ठीक है। एसबीआई हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसके इतिहास के बारे में जानना जरूरी है, ठीक है। फिर डीआईसीजीसी जो आपके डिपॉजिट पे इंश्योरेंस देता है ना, डिपॉजिट जो आप पैसे जमा करते हैं बैंक के अंदर, उस पर इंश्योरेंस देती है एक संस्था, वो ये संस्था है डीआईसीजीसी, ठीक है। इसके बारे में जानना जरूरी है। अब आगे चलते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे 3 संस्थाएं हैं, डब्ल्यूटीओ जो ट्रेड को या व्यवसाय को रेगुलेट करती है, वर्ल्ड बैंक जो लोन देती है, फिर आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये भी आपको फंड देती है, लेकिन ये जो ओवरऑल करेंसी मैनेजमेंट सिस्टम होता है वर्ल्ड का, उसको मैनेज करती है, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक के कितने ब्रांचेस हैं, अलग अलग ब्रांचेस है, आईबीआरडी है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, उन सब के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन रखना जरूरी है। फिर डब्ल्यूटीओ में अगर आता है तो डब्ल्यूटीओ में जो सब्सिडी होती है, डब्ल्यूटीओ सब्सिडी अनाउंस करती है, ठीक है। ब्लू ग्रीन ये सब, इस सब के बारे में जानना जरूरी है। फिर उरुग्वे राउंड क्या था, उसमें क्या क्या चीजें हुई थी, गैट का फॉर्मेशन कैसा हुआ, फिर डब्ल्यूटीओ का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसका सब के बारे में जरूरी है जानना। फिर डंकन प्रस्ताव क्या था, इसके बारे में जानना जरूरी है, ये मैंने बताया गैट, ठीक है। तो ये सब के बारे में जानना आपको जरूरी है, यहाँ सवाल आते हैं। फिर एग्रीकल्चर में क्या क्या जानना जरूरी है, जो अलग अलग तरह की कृषि क्रांति हुई उसके बारे में जानना जरूरी है, ठीक है, कृषि क्रांति। फिर लेटेस्ट एग्रीकल्चर डेटा, जो हमने कई बार बताया कि आर्थिकी से कवर कर लीजिए इसको, लेटेस्ट एग्रीकल्चर का डेटा जो होगा वो आर्थिकी से कवर हो जाएगा, ठीक है, उसको पढ़ना जरूरी है। टाइप ऑफ फार्मर्स अकॉर्डिंग टू लैंड होल्डिंग, तो 3 तरह के फार्मर्स होते हैं, आपने पढ़ा ही होगा, स्मॉल फार्मर, मार्जिनल फार्मर और लार्ज फार्मर, ठीक है। तो 3 तरह के फार्मर होते हैं, उनके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन रखना जरूरी है। सीमांत कृषक के बारे में अक्सर सवाल आता है, सीमांत कृषक किसे बोलते हैं। फिर राष्ट्रीय आय, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राष्ट्रीय आय, ठीक है। राष्ट्रीय आय की परिभाषा क्या है उसके बारे में जरूरी है जानना, ठीक। अगला जीडीपी और एनडीपी में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज जीडीपी एंड व्हाट इज एनडीपी, ठीक है। फिर जीएनपी एनएनपी, ठीक है,
उसके बाद करंट अकाउंट डेफिसिट, इसके बारे में जानना जरूरी है। फिर फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट कॉस्ट, ठीक है, पर कैपिटा इनकम, ठीक है। तो इन सब के बारे में आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। लेकिन हम ये वाला चैप्टर पढ़ाएंगे, ये वाला चैप्टर पढ़ाएंगे 1-2 दिन में, 3 दिन में इस चैप्टर को हम अपलोड करेंगे, इसको अच्छे से पढ़ाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा टफ यही होता है। बाकी सब चीज़ें रट के निकल जाती है, लेकिन ये थोड़ा समझने वाला कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर है, ये हम पढ़ाएंगे। फिर मिसलेनियस में लॉन्ग टर्म फिजिकल पॉलिसी क्या होती है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, MFI इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर पेमेंट बैंक, इसके बारे में, शैडो बैंकिंग क्या होती है, इसके बारे में। तो आप इन सब के बारे में आप गूगल पे सर्च करके पढ़ सकते हैं चीजें, गूगल पे पढ़ के आप गूगल पे जो है रिसर्च मार करके आप पढ़ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको बेसिक अगर आइडिया भी होगा तो वहां पे एलिमिनेशन के दम पे आप कर ले जाएंगे। फिर RBI की गवर्नर की क्रोनोलॉजी, कौन सा, पहले 5 तो आपको याद होना चाहिए, पहले कौन सा गवर्नर बने, उसके बाद कौन बने, उसके बाद कौन बने, इस तरह से आपको याद होना चाहिए। उसी तरह फाइनेंस कमीशन पहले 4 या 5 आपको याद होना चाहिए। इन सबसे सवाल आता है, अक्सर आता है, पहले 4 या 5 फाइनेंस कमीशन आपको याद होना चाहिए। फिर पहले 4 या 5 आपको नेशनल कमीशन ऑफ वीमेन का भी याद होना चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग के जो अध्यक्ष बनी है अभी तक, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसके भी शुरू के 3-4 चेयरमैन आपको याद होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद मिनिमम सपोर्ट प्राइस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है, ग्रीन बॉन्ड, मिड डे मील, इन सब के बारे में आपको बेसिक आइडिया होना ही चाहिए, बेसिक आइडिया होना चाहिए। उसके बाद डिप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन में क्या डिफरेंस है, डिप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन में क्या डिफरेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। ज्यादा चीजें इंग्लिश में लिखी हुई हैं, ठीक है, लेकिन आप इसको हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जल्दी कवर करना था और जगह कम थी, इसलिए हिंदी में नहीं लिखा। बजट और इकोनॉमिक सर्वे, बजट और इकोनॉमिक सर्वे, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक टॉपिक छूट रहा है, तो जीएसटी वाला टॉपिक छूट रहा था, तो 15वां टॉपिक जो है वो आपका जीएसटी का है। तो जीएसटी, इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन होना चाहिए आपके पास, किस अमेंडमेंट से जोड़ा गया था ये भी पता होना चाहिए, इस जीएसटी के अंदर कितने स्लैब बनाए गए वो आपको पता होना चाहिए, जीएसटी काउंसिल की स्थापना कब हुई, पहले अध्यक्ष कौन बने, इसके बारे में सारी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। उसके बाद किस आर्टिकल में, संविधान के किस आर्टिकल में इसके बारे में मेंशन है, संविधान के किस आर्टिकल में इसके बारे में मेंशन है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम बुक या मटेरियल की बात करें, ठीक है, तो बेस्ट सोर्स आपका क्या होगा, आपको मेजॉरिटी ऑफ द जो टॉपिक्स हैं वो आपको मिल जाएगा घटना चेक के अंदर। तो हमने पहले बताया घटना चेक फॉलो कर सकते हैं, सही है, ठीक है। कुछ चीजों के लिए आप लूसेंट फॉलो कर सकते हैं, बहुत सही दिया हुआ उसमें, जैसे स्कीम वगैरह बहुत अच्छे दे रखा है, एक्ट वगैरह भी उसमें ठीक से दे रखा है। उसके बाद 5 ईयर प्लान उसमें अच्छे से दे रखा है, 5 ईयर प्लान आपको पढ़ना जरूरी है, उसके बाद दे रखा है। नीति आयोग के बारे में ठीक ठाक दे रखा है उसमें, तो ये आप पढ़ सकते हैं। जहां भी आपको दिक्कत आए या कोई टॉपिक आपको ना मिले बुक में, तो सबसे बेस्ट सोर्स है आपका गूगल, गूगल आपका बेस्ट सोर्स है, वहां से पढ़िए और उसको जो है उसका नोट्स बनाइए, ठीक है। और अगर आपको हिंदी में पढ़ना है तो बेस्ट है कि आप गूगल से पढ़ो और ट्रांसलेट कर लो उसको, गूगल ट्रांसलेट बहुत सही होता है, आप ट्रांसलेट कर लो, आपको जो है चीजें वहां से मिल जाएंगी, बेसिक इंफॉर्मेशन, ये कर लीजिए आप। उसके बाद अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो लूसेंट ऑब्जेक्टिव से प्रैक्टिस कर सकते हैं, लूसेंट ऑब्जेक्टिव से आप चीजों को प्रैक्टिस कर सकते हैं, लूसेंट ऑब्जेक्टिव से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ज्यादा क्वेश्चन इकोनॉमी के, तो आपका इकोनॉमी सही हो जाएगा, या फिर आप टेक्स्ट बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक से भी, ठीक है। लेकिन हाँ, इकोनॉमी में आप 5 या 6 दिन से ज्यादा मत दीजिएगा, 5 या 6 दिन बस, इससे ज्यादा मत दीजिएगा, ठीक है। और 5-6 दिन में मुझे लगता है ये आराम से हो भी जाएगा। और एक चीज बताना भूल गए, वो है आर्थिकी, आर्थिकी,
आर्थिकी से जितना भी लेटेस्ट डेटा होगा वो आपको सब कवर हो जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे कवर हो जाएगा, वेट कवर हो जाएगा, जितना भी लेटेस्ट डेटा है वो कवर हो जाएगा। तो आपको इतना ही करना है और ये आपका 5 से 6 दिन के अंदर कवर हो जाना चाहिए। ये इसलिए बोल रहे हैं कि आपका इकोनॉमी जो सब्जेक्ट है उसमें से मैक्सिमम जो सवाल आएगा 6 सवाल आएगा, 6 सवाल ज़्यादा नहीं आएगा। और इतना अगर आप कर लेंगे तो ये यकीन मानिए 4 सवाल तो आपका पक्का सही होना ही होना है। और 2 सवाल के चक्कर मत पड़िए, 4 सवाल आप सही करिए और ये 5 दिन में हो जाएगा। ठीक है, तो जहां सवाल ज़्यादा आ रहा है उसको आप ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए। जैसे ज्योग्राफी से सवाल बहुत आता है और नेक्स्ट हम लोग करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी सब पढ़ता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी कोई नहीं पढ़ता है, बहुत कम लोग पढ़ते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो उसको कवर करेंगे, ढंग से कवर करेंगे और उसमें भी हम बताएंगे कौन कौन से क्वेश्चन या एक्सपेक्टेड टॉपिक क्या है जहाँ से आ सकता है।